जी बेटा, अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फ़िज़िक्स में आप और भी बहुत सारे लॉज पढ़ेंगे। कंजर्वेशन लॉज मतलब लॉज तो खैर हर जगह ही होंगे, हर सब्जेक्ट में, लेकिन कंजर्वेशन लॉज भी बहुत सारे आप पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पढ़ेंगे कि मैस जो है वो सेम रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। आपको पता है P=mv होता है। अ सिस्टम, अब देखिए ये सिस्टम की डेफिनेशन आ गई, आ सिस्टम से लेके बाउंड्रीज तक। अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़। सिस्टम जो है वो ग्रुप ऑफ बॉडीज़ है, यानी कुछ चीज़ों का मजमूआ है विद इन सर्टेन बाउंड्रीज़, किसी ख़ास महदूद यानी बाउंड्री के अंदर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वाइट बोर्ड हो, इसके ऊपर मैंने एक बुक रख दी, 2 पॉइंटर रख दिए, इनका एक सिस्टम बन गया, ठीक है। ये एक अलग सिस्टम है। इसी तरह और अलग अलग सिस्टम्स हम बना सकते हैं एक बाउंड्री के अंदर। अब आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़। एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेट किया हुआ, अलग। एक आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ है, यानी वो बॉडीज़ जो एक दूसरे के साथ रब्ता रखे हुए हैं, इंटरेक्ट करती हैं, मिलती हैं। इंटरेक्टिंग बॉडीज़ है, उनका एक सिस्टम है ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग, जिसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करी हो। क्योंकि अगर फोर्स एक्ट करेगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी किसी भी बॉडी की, और उसकी स्पीड चेंज होने से क्या होगा? मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो मोमेंटम को कंजर्व तभी देख सकते हैं जब उस पर कोई फोर्स ना एक्ट कर रही हो। अब बैलून को आप, वो हमने जो एग्जांपल देखी, बैलून को आप हाथ से पकड़ के नीचे की तरफ को घुमा दें, उसकी वेलोसिटी क्या, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, तो मोमेंटम भी चेंज हो गया। हमने कहा था कि अगर कोई फोर्स एक्ट ना करी हो, जो नेचुरली जिस तरह से सिस्टम चल रहा हो, इफ़ नो अनबैलेंस और नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, अगर किसी सिस्टम पे कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो, देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3.14 ये इक्वेशन है, ये वाली, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाएगा। इट्स मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। दस द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम यानी उस सिस्टम का जिस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही हो, वो सिस्टम अलग से है, उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इट स्टेट्स दैट, ये अब आपके पास आ गई इसकी डेफिनेशन या इसकी स्टेटमेंट। ये आपका होमवर्क है, मैं फिर से बता रही हूँ, ये डायग्राम है और ये स्टेटमेंट है। और अगर आपको 2 नंबर का कोई सवाल आ जाता है तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, साथ ये वाली इक्वेशन लिख देनी, ठीक है। मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। मोमेंटम किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो सिस्टम जो अलग हो, उस पर कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो, और सिस्टम में क्या हो, 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज़ हों जो कि इंटरेक्ट कर रही हों, एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। अब देखो ना, ये इन्होंने भी एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, ठीक है, कोई राब्ता, कोई ताल्लुक़ कायम कर लेना, मतलब या तो कोलिजन हो जाना, टकरा जाना, या जुड़ जाना एक दूसरे के साथ, ठीक है। इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का वो क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा। कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ एन एयर फिल्ड बलून, ये मैंने भी आपको समझाई है, एज डिस्क्राइब्ड अंडर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्यों? क्योंकि जब फोर्स लगेगी तो उसकी रिएक्शन फोर्स भी एक होगी। इन दिस केस, इस केस में बलून एंड द एयर इनसाइड इट फॉर्म अ सिस्टम। एक गुब्बारा है और उसके अंदर जो हवा है, इन्होंने एक सिस्टम बना लिया। बिफोर रिलीजिंग द बलून, बलून को हवा में छोड़ने से पहले, द सिस्टम वॉज एट रेस्ट, सिस्टम रेस्ट पे था, यानी पूरा बलून और उसके अंदर की हवा रेस्ट पे थी। एंड हेंस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वॉज ज़ीरो। तो इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम क्या था? ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो थी। एज सुन एज द बलून इज सेट फ्री, जैसे हमने बलून को फ्री किया, एयर एस्केप्स आउट ऑफ इट, एयर हवा उसमें से बाहर निकली विथ सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी के साथ। द एयर कमिंग आउट ऑफ इट पोजेसेस मोमेंटम, तो एयर जो बाहर निकल रही है उसमें कुछ मोमेंटम होगा। टू कंजर्व मोमेंटम, मोमेंटम को अब कंजर्व करने के लिए, द बलून मूव्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ एयर रशिंग आउट। तो एयर जिस तरह से बाहर निकल रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बलून मूव करेगा ताकि मोमेंटम कंजर्व हो। मैं आपको बता चुकी हूँ ये। एक और एग्जांपल देखें आइसोलेटेड सिस्टम की, जिसमें 2 स्फीयर्स हैं और मैसेज M1 एंड M2, अभी मैंने आपको बताया ये, ठीक है। दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटीज़ U1 एंड U2। इनिशियली इनकी वेलोसिटीज़ क्या थी? U1 और U2 रिस्पेक्टिवली, सच दैट U1 इज़ ग्रेटर दैन U2, U1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी, मतलब M1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी U1, और U2 कम थी। स्फेयर ऑफ मास M1 अप्रोचेस टू स्फेयर ऑफ मास M2 एज दे मूव, जैसे ही वो मूव करेंगे एक दूसरे से टकराएंगे। फिर इनकी इनिशियल मोमेंटम लिखे में और टोटल मोमेंटम लिख दिया बिफोर कोलिजन। फिर आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर के बाद,
मैस m1 हिट्स m2, m1 m2 को हिट करेगा विथ सम फोर्स, किसी फोर्स के साथ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से m2 एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन m1। जब m1 m2 से टकराएगा तो m2 भी m1 पे फोर्स लगाएगी। लेट देयर वेलोसिटीज़ बिकम, अब उनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएंगी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन। तो ये मोमेंटम लिखा है m1 का, m1 v1, इसी तरह m2 मैस का मोमेंटम लिखा है, फिर टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ये लिखा है m1 v1 प्लस m2 v2। अब आगे स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, ये वाला, इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ये वाला, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इक्वेशन 3.17 तक हमने आज पढ़ना है। यहाँ पे आप अपना ब्रैकेट क्लोज करें और डेट लगा लें, ठीक है। इतना आप लोगों ने आज याद करना है और होमवर्क भी आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।